अब अगला टॉपिक है चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। क्योंकि वो चैप्टर है, ये वो चैप्टर है जिसमें तुमको बहुत सारा अंकिक भी बनाना पड़ता है, न्यूमेरिकल भी, और न्यूमेरिकल के लिए कुछ रूल का होना जरूरी होता है। तो हम सब चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, फिर दर्पण सूत्र पढ़ेंगे, और तब अंकिक बनाना सीखेंगे। तो आज हम सब चिन्ह परिपाटी को देख लेते हैं, साइन कन्वेंशन को, बाकी चीजों को फिर अगले क्लास के लिए रखा जाएगा। देखो, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। अब कुछ रूल है इस चीज का, साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी के लिए कुछ रूल है। सबसे पहले उस रूल को देखो, फिर हम सब आगे की कहानी देखेंगे। 4 नियम है चिन्ह परिपाटी में, जिसके आधार पर तुम किसी चीज के धनात्मक या ऋणात्मक होने के बारे में विचार करोगे। तो सबसे पहला रूल इसमें बता दिया गया कि दर्पण के सामने वस्तु को सदैव उसके बाईं ओर रखी जाती है। यानी तुमको कोई भी किनारे खींचना है, कोई भी प्रतिबिंब बनाना है, हमेशा तुम्हारा जो वस्तु होगा वो कोई भी दर्पण हो उसके बाईं तरफ ही रखी जाएगी। दूसरा, दर्पण से सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानकर मापी जाती है। यानी दूरी नापना है, और नापना या मापना शुरू करना है ध्रुव से, पी से। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। और आखिरी है, ऋणात्मक का अर्थ हो गया नेगेटिव। और आखिरी है, प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है, और नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक यानी नेगेटिव होती है। तो ये 4 पॉइंट तुमको याद रखना है। और अभी जब हम किरण आरेख बनाएंगे अवतल और उत्तल दर्पण में फिर से, तब तुमसे पूछेंगे कि बताओ इसमें वस्तु की दूरी प्लस में होगी यानी धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। तो जल्दी से इसको नोट करो, हम सब अब किरण आरेख की ओर चलते हैं। देखो, तो चिन्ह परिपाटी का रूल तो तुम सब देख लिए। पहला क्या था, वस्तु हमेशा दर्पण के, चाहे वो कोई सा भी दर्पण हो, दर्पण के बाईं ओर रखनी होती है। रख दिया है ना बाईं ओर। अब बाया दाया का ये मतलब मत सोचना कि हम तुमको फेस कर रहे हैं तो पीछे का बाया दाया, जब हम उसको फेस कर रहे होंगे तब उसका बाया दाया, समझ रहे हो ना। तो उन चारों रूल को हम यहाँ अप्लाई करेंगे बारी बारी से अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी समझने के लिए। अब अवतल दर्पण में खराबी क्या थी ना, कि अनंत से लेके इस पॉइंट तक जब वस्तु रखा जा रहा था, तब हर बार प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता था, मतलब इसी ओर बन जाता था। पर इस अवतल दर्पण में एक आखिरी केस था, जब P और F के बीच वस्तु मिलती थी, तब इसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा नहीं बनता था, बल्कि इस केस में प्रतिबिंब सीधा बन जाता था दर्पण के पीछे। तो इसलिए इस जगह चिन्ह परिपाटी पढ़ने के लिए हमको दोनों डायग्राम को फिर से देखना पड़ेगा। समझा तो हम उस दिन भी दिए थे, जिनका छूटा था उनको बोले थे कि वीडियो देख लेना, पता नहीं तुम सब देखे या नहीं देखे। चलो, तो सबसे पहले हम इसके लिए किरण आरेख खींचते हैं। ये प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तित होगी और गुजरेगी कहां से, फोकस से। ये पहला हो गया। दूसरा, हम कोई सा भी ले सकते हैं, F से लेके समांतर ला सकते हैं, पर जो हम बार बार बनाए हैं हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। हम सब सीधा प्रकाश की किरणों को कहां लेके जा रहे हैं, P पर, और फिर उसी मान का कोण बनाता हुआ ये परावर्तित होगा, और जिस जगह काटेगा प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, उसी जगह बनना है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रतिबिंब A डैश B डैश। तो एक तो बना वास्तविक और उल्टा। अब दूसरे केस को देखो, प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर गई प्रकाश की किरणें, दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस से गुजरेगी। दूसरा, सीधा सीधा P पर लेके आते हैं, और फिर उसी मान का कोण बनाता हुआ जब ये यहां से परावर्तित हो रही होगी, तो दिखेगा क्या कि इन दोनों किरणों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण बढ़ने के कारण इनके बीच की दूरी ऐसा हो जाएगा कि ये कहीं भी मिलेगा नहीं। जब मिलेगा नहीं, तब देखने वाले को क्या लगेगा कि ये किरण जरूर पीछे कहीं मिली होगी, और उसके कारण प्रतिबिंब बनने का जो आभास होगा, थोड़ा ज्यादा दूर चले गए हम सब,
प्रतिबिंब बनने का जो आभास होगा वो पीछे की तरफ होगा, दर्पण के पीछे की ओर। बोर्ड पर लाइन टेढ़ा हो जाता है। तो इस तरह से तुमको दो केस नजर आया अवतल दर्पण में, एक बार वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनने का, एक बार काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनने का। अब इसके अकॉर्डिंग हम सबको चिन्ह परिपाटी लिखना पड़ेगा। तो देखो चिन्ह परिपाटी में हमको जानना क्या क्या है। सबसे पहले वस्तु की दूरी, इसको इंग्लिश अल्फाबेट यू, स्मॉल लेटर के यू से दर्शाते हैं। फिर अगला आता है प्रतिबिंब की दूरी, इसको भी से दर्शा रहे होते हैं। फिर इससे आगे बढ़ते हैं तो मिलती है फोकस दूरी, इसको तो हम सब पहले भी बताए हैं कि एफ से दर्शाते हैं। यहाँ ऐड कर देते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या अगर याद करो तो इसको इंग्लिश के कैपिटल लेटर आर से दर्शा रहे थे। फिर आता है वस्तु की ऊंचाई, इसको हम सब एच से दर्शाते हैं। और फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको एच डैश से दर्शाया जाता है। अब कुछ जगहों पर क्या है, इसको लिख दिया जाता है एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको लिख दिया जाता है एच आई, हाइट ऑफ इमेज। तो दोनों ही सही है, एच और एच डैश, एच ओ और एच आई। अब तुमको बताना है कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा, और यहां तुमको जरूरत पड़ जाएगा मेरे उसी रूल का। पहला, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर होती है, हम दोनों में बाईं ओर रख दिए हैं। अब दूसरा रूल था कि दर्पण से कोई भी दूरी नापनी है तुमको, शुरुआत कहां से होगा, दर्पण के ध्रुव से। ध्रुव यहाँ है, इस पी को ध्रुव कहते हैं, पी से ही शुरू होगा। देखना वस्तु की दूरी, इसी में देखते हैं, ये वस्तु है, वस्तु की दूरी नापनी है। दूरी किससे नापनी है, तो दर्पण से नापनी है। कैसे नापनी है वो समझना, ऐसा नहीं है कि हम ए से चलते हुए पी के तरफ जाएंगे। जब भी कोई दूरी नापनी होगी हमको ये मानना है, समझना है कि हमको पी से उसकी तरफ जाना होगा। जैसे वस्तु की दूरी नापनी है, हम पी से ए की तरफ जाएंगे, पी से ए की तरफ। अब ये तो हो गया दूसरा रूल कि जो भी दूरी नापनी होती है ध्रुव को मूल बिंदु मानकर नापते हैं। अब तीसरा रूल क्या था, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक और उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ये आपतित किरण है, सिर्फ इसी आपतित किरण को देखना, समांतर है इसलिए बेहतर आइडिया देगा। ये आपतित किरण इधर जा रहा है और ये वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी नापने के लिए तुमको P से इस तरफ आना है, यानी आपतित किरण इधर जा रहा है और दूरी नापने तुम इधर आ रहे हो। आ रहा है ना, आपतित किरण इधर गया, दूरी नापने तुम इधर आ गए। दोनों एक ही दिशा में है, ये विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। तो जो विपरीत दिशा में होता है उसके लिए बोले थे कि वो माइनस होता है। तो वस्तु की दूरी क्या हो गई, ऋणात्मक। ये आपतित किरण की दिशा थी और वस्तु की दूरी नापने हमको इस तरफ आना पड़ गया तो विपरीत हो गया, इसलिए माइनस। प्रतिबिंब की दूरी, अगर इस प्रतिबिंब को देखोगे तो फिर से वही बात, नापना शुरू तो हम P से ही करेंगे, मापन तो P से ही होना है। आपतित किरण की दिशा ये, और प्रतिबिंब दूरी के लिए आना होगा इस तरफ, फिर से विपरीत दिशा है तो फिर से लिखना होगा माइनस। पर ठहरो, सिर्फ यही क्यों, इसको क्यों नहीं देखेंगे, तो दोनों मिला के देखना होगा। वस्तु की दूरी के लिए तो दोनों नेगेटिव होता है, इसमें भी इसी तरफ आना पड़ रहा है और इसमें भी इसी तरफ आना पड़ेगा विपरीत दिशा में। पर प्रतिबिंब के साथ यहाँ झोल हो जाएगा। इसमें प्रतिबिंब नापने इधर आना पड़ा तो तुम समझ गए कि विपरीत दिशा था, पर इसमें आपतित किरण इधर है और प्रतिबिंब नापने भी तुमको उधर ही जाना पड़ रहा है, P से A की ओर। A से P नहीं आएंगे, हमेशा P से कहीं भी जाएंगे, तो इसमें उसी तरफ जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है। और जब सेम डायरेक्शन में होता है तो वो होता है पॉजिटिव। तो इसमें सवाल पर निर्भर करेगा, जब हम आंकिक बनाने लगेंगे तब तुमको हम बताएंगे कि कैसे डिसाइड करते हैं कौन प्लस लेंगे कौन माइनस, हालांकि इसमें दोनों होता है।
ठीक है, अब बारी है फोकस दूरी की। फोकस यहाँ है, दूरी नापने के लिए हमको P से ही F तक आना होगा, तो आपतित किरण इधर जा रही है और फोकस दूरी नापने हम इधर आ रहे हैं। विपरीत हो गया ना फिर से, और विपरीत हो गया तो क्या होगा, माइनस। फिर है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता बिंदु, वक्रता केंद्र तक आना होगा, तो P से वक्रता केंद्र तक आओ, यानी इस तरफ आओ, और आपतित किरण ये भाई साहब इधर जा रहे हैं। सेम है कि विपरीत है? विपरीत है तो प्लस होगा कि माइनस होगा? तो ये भी हो गया माइनस। वक्रता त्रिज्या देख ली है। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, अब इसके लिए तुमको चौथा और आखिरी रूल का इस्तेमाल करना होगा। प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर नापी गई दूरी धनात्मक और नीचे की ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो इस जगह देखो, प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर जा रहे हो ना, आखिर ये ऊंचाई नापनी है ना, तो प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर है, तो वस्तु की ऊंचाई जो है वो ऊपर की तरफ होने के कारण किस में नापा जाएगा, प्लस में। और प्रधान अक्ष से नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये प्रधान अक्ष से नीचे की ओर है। प्रतिबिंब की ऊंचाई नापनी है, ऊंचाई प्रधान अक्ष से उल्टी तरफ है, नीचे की तरफ है ना, तो नीचे की तरफ है, इसलिए क्या होगा, माइनस। इसमें ना नीचे की तरफ है, इसमें इसमें प्रतिबिंब प्रधान अक्ष से ऊपर की तरफ है, तो ये दोनों होगा, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो ये हो गया उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी, जिसका बड़ा जोर शोर से इस्तेमाल होता है अंकित के दौरान, इसलिए ढीले में और हल्के में तो मत लेना इसको, तत्काल नोट करो, ये स्क्रीनशॉट लो। अब हम सब जल्दी से उत्तल दर्पण को देखते हैं। अब अगला हम सबको देखना है उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी। तो चलो देखो उत्तल दर्पण में कैसे निर्धारण करेंगे, कौन कौन सा पद धनात्मक होगा और कौन ऋणात्मक होगा। तो सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। ये बन गया एक उत्तल दर्पण P, F और C। एक वस्तु इस जगह रख देते हैं, वस्तु से एक आपतित किरणें आई, किरण आई, किरणें क्यों बोले, ये इसी बिंदु से परावर्तित होगी, पर देखने वाले को क्या लगेगा, ये फोकस से लौट रही है, इसी बिंदु से लौट रही है। लौट तो इसी बिंदु से जाती है, देखने वाले को लगता है F से। दूसरा किरण, किरण एक खींचने वाले नियम के अकॉर्डिंग ही ले लो, एक किरण ऐसे जा रही है मानो सीधे कहाँ जाना चाह रही हो, C पर, वो भी इसी बिंदु से लौट जाएगी, पर देखने वाले को लगेगा कि वो C से लौट रही है। इस तरह काल्पनिक रूप से दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस जगह काटती है। अगर ये इस जगह काटती है तो यही तुम्हारा प्रतिबिंब हो गया, और वस्तु तो ये है ही। अब हम सब वस्तु की दूरी की बात करें तो देखो, हम साफ साफ बोले तुमको, पहला वस्तु बाईं ओर होता है, वो रूल हो गया। दूसरा, कोई भी दूरी ध्रुव को ही मूल बिंदु मानकर मापना है, वो भी ध्यान में रखना। और तीसरे को देख लो, तीसरा आपतित किरण की दिशा में मापोगे तो प्लस, उल्टा मापोगे तो माइनस। अब इस जगह देखो वस्तु की दूरी, ये वस्तु है, दूरी नापने के लिए A से P जाएंगे या P से A आएंगे, जवाब है P से A आएंगे, ध्रुव से ही शुरुआत होता है। वस्तु की दूरी नापने इधर आए और आपतित किरण इधर जा रही है, दोनों एक दूसरे के उलट है, विपरीत है, तो जो वस्तु की दूरी है वो नेगेटिव हो जाएगी। इसके बाद है प्रतिबिंब की दूरी। इस बार प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तो तुमको प्रतिबिंब नापने के लिए फिर P से शुरू करना है, और P से चले तुम A की तरफ, इस तरफ, और आपतित किरण भी इधर ही है, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तब क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो गया पॉजिटिव। फिर है फोकस दूरी। इस बार तो फोकस भी इसी तरफ है, तो फोकस नापना और आपतित किरण की दिशा देखना, दोनों सेम ही है। ये पोज लगता है जैसे डांस कर रहे हो। तो ये हो गया तुम्हारा आपतित, और ये हो गया फोकस दूरी के लिए, दोनों सेम डायरेक्शन है, इसलिए दोनों क्या होगा, फिर से होगा
पॉजिटिव। अब वक्रता त्रिज्या को देखो, वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता केंद्र तक आना होगा, कहां से, पी से। तो फिर से तुम उधर चल दिए, पी से सी की ओर इस तरफ, और आपतित किरण भी इधर ही जा रही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी क्या होगा, पॉजिटिव। वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई के लिए तो फिर वही नियम लगाना होगा, प्रधानक से ऊपर की ओर प्लस, नीचे की ओर माइनस। तो ये वस्तु है, वस्तु ऊपर की तरफ है, प्लस होगा या माइनस होगा, जवाब है प्लस होगा। प्रतिबिंब भी इस बार ऊपर की तरफ है, प्रधानक से ऊपर की तरफ है, इसलिए क्या होना है, ये भी प्लस होना है। तो उत्तल दर्पण में तुम्हारा सब कुछ प्लस में हो गया, एक वस्तु की दूरी माइनस हुई। और वस्तु की दूरी के साथ खास बात क्या है कि चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, कोई भी, उन सब में वस्तु की दूरी हमेशा माइनस ही होती है, क्योंकि आपतित किरणें वस्तु से ही आती है और तुमको वस्तु को नापने उसके उल्टे दिशा में जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए वस्तु की दूरी सब में माइनस होगा। याद रखो ना रखो, ऐसे ही जहन में रह जाएगा, बाकी के लिए तुमको थोड़ा सा रूल को ध्यान में रखना पड़ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा चिन्ह परिपाटी, रूल भी समझ गए और कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव होगा वो भी समझ गए। अब अगला टॉपिक है दर्पण सूत्र। सूत्र भी सिद्ध किया जाता है, पर तुम लोगों के लिए अब उतना जरूरी नहीं रह गया है, कभी पूछते नहीं देखते हैं उसको, इसलिए उसका प्रूफ हम सब नहीं पढ़ेंगे। और पढ़ा भी देंगे तो क्या गारंटी है कि तुम सब रख लेगा दिमाग में, कोई गारंटी नहीं। एक सूत्र है जो तुमको आंकिक बनाने में मदद करेगा, उस सूत्र का नाम है दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला। और ये सूत्र है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहां v क्या होगा, अभी अभी चर्चा कर रहे थे हम सब, v होगा, क्या बोलने वाला था कुणाल, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या था, हाँ वस्तु की दूरी, बिंब बोलते हो ठीक है, और f कहते हैं फोकस दूरी को। तो ये है तुम्हारा दर्पण सूत्र, u v और f के बीच संबंध। इसको भी सिद्ध किया जाता है, पर हम सब सिद्ध नहीं करेंगे, हम सब बस इसका इस्तेमाल करेंगे, इस पर क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, प्रूफ में समय नहीं गवाएंगे। अब अगला टॉपिक रहेगा तुम सबका आवर्धन, और वो आवर्धन हम सब अगले क्लास में पढ़ेंगे, इस क्लास में नहीं। जब आवर्धन खत्म हो जाएगा तब हम सब 2-3 क्लास खर्च करेंगे आंकिक बनाने पर, थोड़ा बहुत ही, ताकि आइडिया हो सके इस्तेमाल कैसे होता है। और उसके बाद कुछ छूटी हुई बात और दर्पण का उपयोग सीख के इस चैप्टर को खत्म मान लेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि पढ़ना क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स। तो आज के लिए क्लास को टाटा बाय बाय।